नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज हम बात जिंदगी में बनते बिगड़ते और नाकाम रिश्तों की करेंगे। वजह और कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, आज बात उसी पर करेंगे। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर प्रेमी जोड़े में किसी एक के जानलेवा फैसले के लिए दूसरे को कसूरवार साबित करने की कोशिश की गई है। कुछ वक्त पहले इश्क में नाकाम एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। लड़के के परिवार वालों ने खुदकुशी का सारा दोष लड़की के परिवार पर डाल दिया, उसके दोस्तों पर डाल दिया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में खुदकुशी के लिए लड़की या उसके दोस्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल कोर्ट ने और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जो कि बेहद अहम थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति के गलत फैसले के लिए दूसरे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया होगा। कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी से इस मामले को लेकर फिर से एक लंबी कानूनी लकीर खींच दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों से समाज की समझ में बदलाव आएगा और इस फैसले का खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों पर क्या असर होगा। तो आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर की क्राइम फाइल्स का एक बड़ा हिस्सा उन कहानियों से भरा है जिनमें या तो नाकाम मोहब्बत के किस्से हैं या फिर एक तरफा प्यार की कथाएं। इश्क के तमाम फलसफों में प्यार की ऐसी कहानियां भी खूब है जहां जिंदगियां इश्क में ठुकराए जाने से या तो खत्म हो जाती हैं या खत्म कर ली जाती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि प्यार में नाकाम रहने वाले लड़के या लड़कियां जब खुदकुशी जैसा कायराना कदम उठा लेते हैं तो तुहमत अक्सर उस साथी पर मढ़ दी जाती है जो कभी उनके साथ रिलेशन में हुआ करता था। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जानलेवा इश्क के पूरे फलसफे को एक नया मोड़ दे दिया है। हाईकोर्ट ने एक केस के सिलसिले में कहा है कि अगर कोई प्रेमी इश्क में नाकाम होने की वजह से आत्महत्या करता है तो उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने मृतक की प्रेमिका रही लड़की और उसके साथी को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या नाकाम इश्क की कहानियों को नए सिरे से देखे जाने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में ऐसी टिप्पणी की है जो लव अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग के मामलों में एक नजीर बन सकता है। दरअसल प्रेम प्रसंग में जब भी कोई लड़का या लड़की सुसाइड करते हैं तो उसके लव पार्टनर को ही उसकी सुसाइड का जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा ही एक केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया जिसमें एक पिता ने अपने बेटे की सुसाइड के लिए उसकी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के एक दोस्त को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे केस को देखते हुए ये टिप्पणी की कि किसी की सुसाइड के लिए उसके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मतलब लव अफेयर के केस में दूसरे पक्ष को कोर्ट सुसाइड का जिम्मेदार नहीं मानता। देश में खुदकुशी के ऐसे तमाम मामलों का आना आम है जिनका एक सिरा इश्क की नाकाम कहानियों से जुड़ता है। 2019 की बात करें तो 14 से 18 साल के बीच लव अफेयर की वजह से सुसाइड के 1257 मामले सामने आए थे। इसी तरह से 18 से 30 साल के लोगों के बीच प्रेम प्रसंग की वजह से 4000 लोगों ने अपनी जान ली थी। इनमें से ज्यादातर मामलों में समाज ने खुदकुशी जैसे कायराना कदम उठाने वालों को नहीं बल्कि उनके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका को इसके लिए कसूरवार ठहराया। लेकिन हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने इस समझ पर करारा प्रहार किया है। बहुत क्लियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कहा कि महज किसी की वजह से अगर कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बच्चा अगर कम मार्क आने से सुसाइड कर लेता है तो कोई टीचर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। कोई प्रेमिका या प्रेमी किसी प्रेमी या प्रेमिका की वजह से सुसाइड कर लेता है या प्यार में नाकामी की वजह से सुसाइड कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की ये मंशा कभी नहीं थी। दूसरे व्यक्ति की ये मंशा प्रोसिक्यूशन अगर नहीं उसको साबित कर पाता है या कोई मंशा इनकी रही नहीं होती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, तो मंशा जो है बहुत अहम इसमें रोल अदा करती है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में।
कोर्ट ने भले ही अपनी टिप्पणी से इश्क में नाकाम आशिकों और प्यार की साइड इफेक्ट को लेकर कानूनी तस्वीर साफ करने की कोशिश की हो, लेकिन प्यार और प्यार करने वालों को लेकर लोगों की सोच आज भी बंटी हुई है। इश्क की नाकामी में जान देने की हद तक गुजर जाने वालों को लेकर अभी भी लोगों की अपनी अपनी समझ है। लोगों का कहना है कि प्यार के हर अफसाने को कानूनी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। एकदम पीछे प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि इसमें किसी के साथ धोखा तो नहीं हो रहा, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही होगी कि उसके लिए बंदा उस चीज को इतना इफेक्ट हो जाता है कि वो मौत के घाट उतरने के लिए भी मजबूर हो जाता है। बर्दाश्त नहीं कर सकता आप उसके पहले आपको सोचना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें आपके लाइफ में घटित हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। किसी समस्या का हल ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लीजिए। गलती तो उसकी भी, जो भाई जो फंसा रहे प्यार के मामले में उनको साथ देना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए बीच में। तो गलती तो दोनों तरफ से है ना, ये चीज गलत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की इस प्रतिक्रिया में यही कहना चाहूंगा कि भाई इसमें दोनों साइड से ही अच्छा भी है और गलत भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है, चाहे इश्क हो या फिर रिश्तों की पेचीदगियां। उनके सामने घुटने टेक देना कोई इलाज नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी वजह से खुदकुशी का ख्याल भी आता है तो सरकार की ऐसी कई हेल्पलाइन है जो आपको इस जानलेवा कदम से बचा सकती है। इसलिए इश्क की नाकामी हो या फिर जिंदगी की मुश्किलें, समस्या का बहादुरी से सामना करना ही जिंदा दिली है। यही बात अपनी टिप्पणी से दिल्ली हाई कोर्ट ने समझाने की कोशिश की है। सिर्फ ऐसे ही मामले में नहीं, कोर्ट ने आगे ये भी एग्जाम्पल दिए, ये बात भी कही कि अगर कोई खराब एग्जाम की वजह से सुसाइड कर ले तो उसके लिए आप उसके टीचर्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, अगर कोई क्लाइंट कोर्ट में अपना केस खारिज होने की वजह से सुसाइड कर ले तो उसके वकील को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मतलब कोर्ट ने सुसाइड को पूरी तरह से गलत माना है और सुसाइड करने वालों को कमजोर मानसिकता का बताया है और उनकी कमजोरी के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे कई मामलों में आगे नजीर बन सकती है। कैमरामैन सचिन के साथ मनीष चौरसिया, फूड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप काउंसलर हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा कुछ ही देर में सोशल एक्टिविस्ट जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर स्वाति मित्तल, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, कोर्ट के इस टिप्पणी के क्या मायने हैं और किस तरीके से आने वाले दूसरे मामलों के लिए एक नजीर साबित हो सकती है? देखिए, जो ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है इस मामले में, बहुत अहम टिप्पणी की है और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई है। इसके पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऐसे सुसाइडल जो मामले रहे हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जो मामले रहे हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक टिप्पणी कई सारे मामलों में, अभी रिसेंटली 2018 का एक मामला था, उसके पहले भी 2019 का उसके बाद एक 2019 का मामला आया। तो उन सारे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी। उसकी संस्तुति करते हुए ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट ने भी यही बात कही। उन मामलों में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो मामले थे, प्रमोद श्रीराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एक गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन दोनों मामलों में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक नजीर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रखी हुई थी, जिसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया था कि अगर अबेटमेंट जो आईपीसी की धारा 306 अगर ये किसी पे लगाया जाता है तो सबसे पहले उसकी मेंसुरिया, मतलब आप अगर वो चाहता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए मेंसुरिया का होना बहुत जरूरी है। अगर वो ये दिमाग से अपने चाहता है कि नहीं मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरी वजह से सुसाइड करे, उसके बाद कुछ ऐसा एक्ट वो करे जिससे कि दूसरा व्यक्ति, उसकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भाई बंधु हो, सगा हो, वो सुसाइड कर ले। ये दोनों बातें जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेगी। जब तक ये बातें प्रूव नहीं हो जाएंगी, आप किसी को भी किसी बात का जिम्मेदार, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर टीचर्स के मार्क्स कम, किसी बच्चे के मार्क्स कम हो जाए तो टीचर्स को आप उसके लायबल नहीं ठहरा सकते। तो उसी तरीके से आप अगर 306 आप किसी पे लगा रहे हैं, किसी पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का धारा लगा रहे हैं, तो ये दोनों बातें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। दोनों बातें प्राइमा फेसाई, जो अभी एंटीसिपेटरी बेल का मामला था, प्राइमा फेसाई कोर्ट ने माना कि नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने
कोई ऐसा उनका एक्ट नहीं था जो जिन लोगों पे ये धाराएं लगाई हैं। तो प्राइमा फेसाई भी ये बात होनी चाहिए, और जब ट्रायल आएगा मामला तो भी ये देखा जाएगा कि क्या उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया कि जिससे वो उनको उकसाया ऐसा कि लगातार उकसाते रहे कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये बातें जो है दोनों प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर नहीं कर पाएगा तो ये दोनों बरी हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, और उस पर हाईकोर्ट ने भी उसी को आधार बनाते हुए आगे अपना डिसीजन दिया है। चर्चा जारी रखेंगे आपसे भी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति, किस तरह की मानसिकता होती है? क्यों, देखिए, लव रिलेशनशिप या फिर अगर हम कहें कि दो लोग जब करीब आते हैं तो उसको एक हम हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पर देखते हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीजें हो जाती हैं कि आदमी सुसाइड तक का कदम उठाने को मजबूर हो जाता है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ये बहुत एक मेजर टॉपिक चल रहा है आजकल, और हम लोग को भी ऐसे केसेस देखने मिल रहे हैं जिसमें टीनेजर खासकर या अर्ली 20s वाले ऐसे कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा उनका मानसिक ये होता है, उनको हार महसूस होती है, या उनको ये महसूस होता है कि मेरे हाथ से अब दुनिया में कुछ बचा नहीं है, या समथिंग उनको डिफीटेड फील होता है, जिसके कारण ये वो कदम उठाते हैं। और जिसमें उनका बहुत सारे तो पेशेंट क्लाइंट ऐसे आते हैं जिसमें उनको कहीं से कोई प्यार नहीं मिलता, तो उनका सिर्फ एक यही सोर्स ऑफ प्यार होता है। इसमें बहुत लो फील करते हैं, अलूफ हो जाते हैं, अलोन रहते हैं, और एट लास्ट वो कदम उठा लेते हैं। मैक्सिमम लोगों में हमें ये भी देखने को मिला है कि उनके पास ना कोई फ्यूचरिस्टिक गोल्स नहीं होते कि हमें आगे जाके बन के क्या बनना है, क्या करना है, जिसके कारण उनके पास कुछ नहीं होता। सिर्फ एक यही होता है कि यही रिलेशनशिप है जिसके पीछे हमें भागना है, और जिस कारण वो ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सोच का दायरा एक सीमित हो जाता है, एक सीमित अपनी जो दुनिया होती है उसको इतना छोटा बना लेते हैं कि लगता है कि इसके बाहर तो कोई लाइफ ही नहीं है, जिंदगी ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब इसके अलावा उनके पास कोई जिंदगी ही नहीं होती। अगर वो बहुत फ्यूचरिस्टिक रहे या गोल ओरिएंटेड रहे तो मान लो कोई ब्रेकअप्स भी होती है तो उससे वो कैरी फॉरवर्ड होना सीख जाते हैं। इससे बहुत अच्छा रहता है, जिससे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बट कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, बस एक यही रिलेशनशिप है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसके कारण ये लोग फंसते। दो चीजें, एक तो ये कि ब्रेकअप होना कितना जरूरी है, क्या ये आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ मैं इंक्लूड डॉक्टर निशा को करना चाहूंगी। डॉक्टर निशा, अब ये तो एक मामला है, और जैसे अभी डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी कि 19-20 साल या फिर हम कहें कि टीनेज, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने टीनेज के बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा कदम उठाते हुए देखा है, या उनकी सोच, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, उनकी सोच ऐसी बन जाती है। देखिए, क्या एज फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, एज फैक्टर नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरी बात ये भी है आपका ऑप्टिमिज्म लेवल, आप कितना ज्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं, आपने कितना ज्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, और आप खुद कितने ऑप्टिमिस्टिक है जो उस रिश्ते से, अगर लाइफ में आपको रिजेक्शन या फेलियर मिला है तो आप में कितने ज्यादा रेजिलिएंट है उस फेलियर से, उस सेटबैक से ओवरकम होने के लिए, और आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या एफर्ट्स करते हैं। ये सब इंटेंशनल स्टेप्स होते हैं जो कोई भी इंसान करता है। ब्रेकअप होना, रिजेक्शन फेस करना एक बहुत नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम वहां आती है जब वो रिजेक्शन फेस करते हैं या ब्रेकअप फेस करते हैं और उसके बाद उस जिसे बोलते हैं उसे चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। और मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब किसी पार्टनर से प्यार करता है तो उसकी जिंदगी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, सुबह से लेकर शाम तक। अगर हम टीनेजर्स के बच्चों की बात करें तो वो सुबह से शाम तक टेक्सटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बहुत सारे एडल्ट्स को देखा है, वो भी टेक्सटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनको कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी ने आपको चीट कर दिया या कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती तो आप उसे रख नहीं सकते अपने साथ। तो देन व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, आपको आगे क्या करना है, वो आगे फ्यूचर क्रिएट करने की और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके, अगर रोना आ रहा है तो कुछ समय के लिए रोक कर अपने दुख को हल्का करके आगे बढ़ने की जो ताकत है वो बहुत सारे इंसानों में नहीं होती है। और अगर वो ताकत लानी भी है तो उसके लिए खुद पर बहुत काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं ब्रेकअप के बाद अपना हाथ काट लेते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स और अल्कोहल ड्रिंकिंग में चले जाते हैं। तो एक बहुत पैटर्न है। इवन मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, अगर पहला ब्रेकअप होता है तो लड़के
बहुत सारे मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरी पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, मेरी पार्टनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। और क्योंकि हमने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया होता है, क्योंकि आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, उसमें अपना टाइम, एनर्जी, समय इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी, टाइम का कोई भी गेट बैक नहीं है। कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे का तो फिर भी सेटबैक है, फिर भी आप वापस कमा सकते हैं, पर बीता हुआ एनर्जी और टाइम वापस नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर निशा लौटती हूँ, प्रियंका राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका जी समझाइए जरा, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में देखें, मेरे ख्याल से 95% ऑफ जो लोग हैं वो रिलेशनशिप्स में होते हैं। टीनेज में तो चल ही रहता ही है, नहीं तो अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, नहीं तो फिर आपकी दोस्ती का दायरा ऐसा हो जाता है, या फिर आपकी रिश्तेदारी, या फिर ऐसे संबंध हो जाते हैं जिसमें आप इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको लगता है कि उसके बाहर की कोई दुनिया ही नहीं है, और अगर कहीं वहां से सेटबैक होता है तो सीधा सुसाइडल कदम। देखिए बिल्कुल, कोई भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, मेंटली आप उससे अटैच होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के अंदर आज भी लोग रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब भी कभी कोई रिजेक्ट होता है या कुछ है तो उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसका ईगो हर्ट हो गया है। खास तौर से हमारे देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जहाँ पर एक मेल ईगो हर्ट हो जाता है और उसकी वजह से कई क्राइम आपने देखे होंगे कि हुए हैं। कई बार जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई बार ऐसा होता है कि मर्डर करके लड़की को कहीं सूटकेस के अंदर, कहीं फ्रिज के अंदर मार दिया गया और उनकी लाश का पता भी नहीं चला। तो इस तरह के क्राइम होते हैं और ये सारी रिजेक्शन की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले तो काउंसलिंग, इस तरह के लोग जो होते हैं उनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। अभी जिस तरह से बताया जा रहा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनसे। इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसलिए होती हैं कि शायद हमारे समाज के अंदर आज भी जो पुरुष हैं उनको बचपन से इस तरह की चीजें समझाई नहीं जाती हैं कि कभी भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक रिजेक्शन होता है, जरूरी नहीं होता है कि आप किसी को। लेकिन यहाँ पर क्या प्रियंका जी, क्या इसको हम सिर्फ एक पुरुषों तक सीमित रखें? देखिए सुसाइडल रेट तो महिलाओं के भी, लड़कियों के भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से क्राइम नहीं हो रहा है। आजकल सोसाइटी में जब सारी चीजें बराबर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस आ रहे हैं, लेकिन क्या इसको पुरुषों तक सीमित रखना सही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कभी भी क्राइम जो होता है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि पुरुषों की तरफ से ज्यादा होता है वॉयलेंस वगैरह, लेकिन फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर फीमेल भी जो है मर्डर करती हैं, क्राइम करती हैं, और जो आपका लव के अंदर रिजेक्शन है वो दोनों साइड से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उसके अंदर वो आगे इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि वो उसको ईगो पर लेकर के बहुत सारे क्राइम को अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें जब भी अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग होती है तो हमें उनसे इंटरेक्शन करते रहना चाहिए। वो किस तरह के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, किस तरह के उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी कंपनी कैसी है, उनका जो सोच है वो किस ओर जा रही है, तो वो सारी चीजें हमें चेक करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम पता लगा सकें कि आखिर बच्चा किस तरह की सोच रखता है, किस तरह की, और उसको किस तरह से काउंसलिंग की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ स्कूल के अंदर भी, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पर बच्चे जो हैं खासतौर से टीनेज में गलत डायरेक्शन में जाते हैं, और उनको एक सही दिशा दिखाने की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट कितनी और कहाँ तक जरूरी है, ये काउंसलिंग से ही आ सकती है। और डॉक्टर निशा, मेरे ख्याल से जितनी बार हम लोग इससे पहले भी रिलेशनशिप्स को लेकर हमने कितने शोज किए हैं, अक्सर आपकी तरफ से यही बात आई है कि काउंसलिंग हमें स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन रुद्र विक्रम सिंह जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, कोर्ट ने खास तौर पर अपनी टिप्पणी में कुछ और चीजें भी ऐड ऑन की हैं और कुछ हिदायत भी दी है। आने वाले अगर इस तरह के कोई और केसेस होंगे या होते हैं मामले, उस पर असर कितना होगा इसका? देखिए, कोर्ट के जो भी मामले होते हैं वो ज्यादातर ऐसे इंडिविजुअल करके देखा जाता है कि इंडिविजुअल, क्योंकि हर मामले में स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। सोसाइटल के ही मामले में अगर हम ले लें तो ऐसा नहीं कि जो अगला केस आएगा उसमें भी स्थितियां परिस्थितियां यही होंगी। हो सकता है कि
कोई ऐसा मामला हो जिसमें उसके प्रेमी या प्रेमिका ने उसको उकसाया हो सुसाइडल के लिए और उसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत भी हो, उसके खिलाफ कोई ऐसा उसका एक्ट भी हो, उसकी मेंस्ट्रुआ भी रही हो। जैसे कुछ लोगों का है, अगर उनकी टेंडेंसी कुछ क्रिमिनल टेंडेंसी होती है तो कुछ खुद ही मार देते हैं। कुछ लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी ऐसी होती है कि चलो इसको ऐसा करें, कुछ ऐसा एक्ट करें कि इसको बार बार उसको उकसाए, बार बार कुछ बोले, बार बार कहें, बार बार ऐसा कोई काम करे जिससे भी ये आके वो सुसाइड कर ले। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो बिल्कुल ये जो नजीर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर रखी है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पे कभी मान लीजिए जो अभी करंट का मामला था, वो जो मरे थे उनके पिताजी ने, वो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। तो इस मामले में ऐसा भी होता है कभी, देखिए हमारे हिंदुस्तान के कानूनों में, हमारे हिंदुस्तान में कि अक्सर जब आदमी गुस्सा होता है, उसका कोई अपना जब कोई खोता है तो वो किसी न किसी को सोचता है कि शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ हो। क्योंकि एक पिता का अगर कोई बच्चा खोता है तो वो पिता को दुख होता है, तो वो दुख अपना वो सोचता है कि शायद इसके दोस्तों की वजह से उसने सुसाइड किया हो या फिर उसकी जो प्रेमी है या प्रेमिका की वजह से सुसाइड किया। तो वो एक जो गुस्सा होता है, उस गुस्से में आकर उनके खिलाफ एफआईआर कराता है। लेकिन बाद में हो सकता है उसको भी रियलाइज हो, कोर्ट को भी इस बात को रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये एक एंगर में लिया गया फैसला था, एंगर में ली गई एफआईआर है। लेकिन जो वाकई में जिनके खिलाफ ये एफआईआर है, वो एफआईआर वो प्राइमा फेसाई भी नहीं एप्लीकेबल होती। तो उस केस में जो कोर्ट भी अगर प्राइमा फेसाई, देखिए बेल के मामले में कोर्ट हमेशा प्राइमा फेसाई देखती है कि प्राइमा फेसाई ये मामला बनता है या नहीं बनता है। तो प्राइमा फेसाई अगर मामला नहीं बना, उसमें बेल मिल गई। जब आपका ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल एक अलग तरीके से शुरू होगा। जो भी चीजें एक दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि बेल में जो भी चीजें कोर्ट बोलती है, वो हमेशा कोर्ट लास्ट में ये लिखवा देती है कि दिस विल नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। मतलब जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल एक अलग तरीके से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आज अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी बेल के मामले में कर दी तो उसको नजीर बना के खुद उसी मामले का ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि ट्रायल की एक अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन विक्रम जी, उसको एक तरीके से बाकी अन्य अगर इस तरह के कई मामले आते हैं तो एक नजीर के तौर पर उसको लिया तो जाता है ना। जी, अगर मैंने कहा कि अगर बिल्कुल यही तरीका रहा, बिल्कुल यही चीज रही कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं रहा, कोई भी प्राइमा फेसाई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसका, बाद में हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा सबूत खोज लाए, कोई एविडेंस खोज लाए, कोई विटनेस खोज लाए, तो हो सकता है इन पे बाद में भी चार्जेस फ्रेम हो जाए। लेकिन प्राइमा फेसाई अगर ऐसा लगता है और अन्य केसेस में अगर ऐसा लगेगा कि प्राइमा फेसाई कोई चार्जेस नहीं बनते, कोई भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, जो मेंस्ट्रुआ की मैंने बात की और एक्ट की जो क्रिमिनल हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि सबसे पहला चीज जो होती है जो मेंस्ट्रुआ होती है, उसके बाद एक्ट होता है। तो अगर मेंस्ट्रुआ भी नहीं थी, एक्ट भी नहीं था, तो आप उस बंदे को या फिर किसी लड़की को या लड़के को आप उसके लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है डॉक्टर स्वाति, जब हम चर्चा कर रहे थे आपने कहा कि एक सीमित दायरा वो इंसान बना लेता है, उसकी सोच उतनी रह जाती है, उसको लगता है यही समाज है, यही संसार है, यही जिंदगी है, इसके बाहर अगर कुछ हुआ तो इसका मतलब मृत्यु, इससे ज्यादा इसके अलावा वो नहीं सोच पाते। और बहुत अच्छी बात प्रियंका जी भी कह रही है कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल डिप्रेशन के शिकार टीनेजर्स ही हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार टीनेजर्स हैं। मुझे लगता है कि आपने पेरेंटिंग की बात की, तो मुझे लगता है पेरेंटिंग एक रूट है। बच्चों से बात करना, बच्चों के बारे में जानना, बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों टीनेजर डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि उनका एडिक्शन टुवर्ड्स फोन इज टू मच, एडिक्शन टुवर्ड्स गेम इज टू मच, या फाइटिंग पेरेंट्स है, या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको पता ही नहीं बच्चे कहाँ जा रहा है। तो मान लीजिए अगर उनको प्यार किसी से ही मिल रहा है तो बहुत ज्यादा है, तो उनका एडिक्शन हो जाता है किसी के साथ रहना या किसी के साथ इन्वॉल्व होना, एक टाइप का एडिक्शन ही है ये। इसी कारण वो फंस जाते हैं। डिप्रेशन टीनेज में इसलिए मिल रहा है, लोगों को लगता है डिप्रेशन ओनली मीन्स लो मूड, नहीं, टीनेज में डिप्रेशन अलग टाइप का होता है। उनको अलूपनेस होती है, वो लोगों से अवॉइड कर देते हैं, सोशल मीटिंग नहीं करते, इरिटेबिलिटी बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है। That's for teenage depression। और मुझे लगता है अगर कोई चीजें डिप्रेशन एक हद पे जा रही है तो मेडिसिन लेने से डरिए मत। मेडिसिन कोई एडिक्टिव नहीं है आज के जमाने में। अगर आपका हीमोग्लोबिन 3 है तो गाजर से वो ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए मेडिकेशन दी जाती है। बिल्कुल। ऐसे अगर ब्रेन का डोपामिन नहीं बन रहा
तो अगर मेडिकेशन देंगे तो उसके अंदर थोड़ी अलूफनेस कम हो जाएगी, इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण काउंसलिंग भी डबल की तरह काम करेगी। ये लड़का लड़की के रिलेशनशिप में आजकल वो प्यार से ज्यादा ना एक कंपटीशन हो गया है, एक ना टैबू हो गया है। हाँ। मीडिया के थ्रू दिखाना कि मेरे साथ कौन अच्छा है, कौन मैं किसके साथ हूँ, या मेरे बहुत ये आपने ये सही बात आपने कही। आज हम बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भी बात हो रही है। डॉक्टर निशा, हम जिस सवाल पर चर्चा कर रहे थे वो ये है कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, लेकिन काउंसलिंग टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि सभी की जरूरी है, क्योंकि हम इसको एक सीमित एज में नहीं रख सकते कि क्या एक पर्टिकुलर एज वाले ही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर डिप्रेशन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। देखिए, डिप्रेशन तो कारण है ही डेफिनेटली, क्योंकि आप पास से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप होपलेस फील कर रहे हो और आप सिर्फ पास की बातों को ही याद कर रहे हो। एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर भी नहीं दिख रहा आगे, और जैसे ही आप उस इंसान के बिना खुद के बारे में सोचते हो तो आप अपने अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। आपको लगता है उनके बिना अस्तित्व नहीं है। देखिए, डेफिनेटली ऐसे लोग वीक पर्सनैलिटी तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ वो उनमें रेजिलियंस पावर कम होती है। किसी बोलते हैं किसी भी सेटबैक के बाद अगर वापस आना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप में आपसी संघर्ष होता है, जो आपके अंदर चलता है, अंतर्द्वंद जिसे बोलते हैं। तो वो जब भी कोई ब्रेकअप होता है या कोई भी लाइफ में आप सेटबैक फील करते हैं, कभी आपका पार्टनर छोड़ के चला जाता है, आपका पार्टनर आपको चीट करता है, तो ऐसे समय में कई बार आगे किसी पर विश्वास होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे समय से निकलना अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम हो, आपके पास फैमिली का सपोर्ट सिस्टम हो, आप अगर प्रोफेशनल्स का हेल्प ले, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, आप किसी काउंसलर के पास जाइए, अपने दिल की बात पूरी तरह से शेयर करिए बिना फिल्टर किए हुए, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए। और अगर ऐसे हालातों में, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बोला, अगर आगे चलकर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप मेडिकेशन भी ले सकते हैं, बट उसके लिए खुद ही इंसान को अपने घर से निकलकर बाहर आना होगा, अपने दोस्तों से अपने दिल की बात करनी होगी, अपने घर वालों को अपनी प्रॉब्लम्स को बताना होगा, या प्रोफेशनल को अप्रोच करना होगा अगर आप में से इनके पास कोई भी नहीं है। तो ऐसे में इंसान के अंदर आगे बढ़ने की जिसे बोलते हैं एक जिद भी हो और सर्वाइवल भी हो, कि नहीं मैं अब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, क्योंकि इस पार्टनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और इस पार्टनर पे ऊपर मैं बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर नहीं। लेकिन डॉक्टर निशा, ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अब आप देखिए कि मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगी, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अकेलापन सबसे बड़ा इसका कारण देखा गया है, क्योंकि ना तो आप किसी से खुल के बात करना चाहते हैं और लोग भी थोड़ा आपसे कतराने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, आप बॉलीवुड में ऐसे बड़े सारे केसेस हमने देखे हैं। देखिए, गिल्ट अपने आप में, एक शेम और गिल्ट अपने आप में दो शब्द है जो इंसान को रोकते हैं, जिससे झिझकता है इंसान आगे चलकर अपनी बात को कहने में। तभी मैंने आपको बोला, अगर अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, आप अगर अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, तो आप प्रोफेशनल को तो अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की फ्री हेल्पलाइंस है। अगर पैसों से रिलेटेड आपके मुद्दे हैं, आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। बट अगर आप अपने आप के साथ ये जिद करें कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आना, तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बाहर ही नहीं आना चाहते प्रॉब्लम से, और ऐसे केसेस में ही लोग या तो सुसाइड के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे कोई ड्रिंकिंग में चला गया, उसे हम पैसिव सुसाइड कहते हैं। कोई ड्रग्स में चला गया, उसे भी हम पैसिव सुसाइड कहते हैं। कोई मल्टीपल पार्टनर्स में चला गया, वो भी पैसिव सुसाइड का ही तरीका है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन से भटककर गलत रास्ता अपना रहे हैं। अगर आप अपने आप को डेडिकेट करें, काम पर ध्यान दें या और सारी चीजें करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, फिजिकल हेल्थ पर, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, अपनी पर्सनल हेल्थ पर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को लगाए, तो चीजें बहुत अच्छे से हैंडल की जा सकती हैं। ऐसे में परिवार और सोसाइटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को अकेला ना छोड़ा जाए। अब वापस आते हैं इसी का एक और पहलू जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, और आजकल की जनरेशन में एक और सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप्स का। इसको लेकर बहुत बड़े बड़े स्टार्स की तरफ से भी टिप्पणियां आई हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जरूरी है। क्यों जरूरी है, उनके अपने अपने तर्क हैं, इसलिए भी जरूरी
जरूरी है ताकि आप एक हेल्दी फैमिली को आगे बढ़ा सके, आपका रिलेशनशिप और ज्यादा हेल्दी हो। कोई भी बड़ा कदम यानी कि शादी जैसा कदम उठाने से पहले अगर आप लिव इन में रहते हैं तो भी ठीक है। और इसको लेकर सीए में भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं। रुद्र जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, हमने देखा है कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे गलत कदम भी पार्टनर्स की तरफ से उठाए गए हैं। क्या इस टिप्पणी का जो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है, क्या इसका असर उस पर भी होगा, लिव इन रिलेशनशिप वाले लोगों पर? देखिए, लिव इन मुझे लगता है कि एक राहत की खबर उन लोगों के लिए होगी जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। लेकिन देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई क्राइम नहीं है। कई बार कोर्ट ने भी बोला है, जिस तरीके से हम पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, आजकल मेट्रो सिटीज में ये आम बात हो गई है। लेकिन जब आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं तब आप एक दूसरे के पार्टनर बन के रहते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप लिव इन रिलेशन से कुछ खटास हो जाती है, कुछ अपने पार्टनर से कुछ खटास हो जाती है, और खटास होने के बाद महिलाएं हैं तो उनके पास एक जो ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला है कि आप जो आपको कानून मिले उनको आप उसको स्वॉर्ड की तरह यूज करिए, उसको अस्त्र शस्त्र बना के मत यूज करिए, जिससे कि आप किसी को हरासमेंट करने के लिए मत यूज करिए। महिलाओं के पास ये ऑप्शन हो जाता है। पुरुषों के पास क्या ऑप्शन होता है? पुरुष जब पुरुष को लगता है कि नहीं, अब ये महिला से मैं बहुत तंग आ गया हूँ, इसके साथ मैं 4 महीने रह लिया हूँ, तो अब मुझे कोई और महिला चाहिए, तो वो उसको छोड़ देता है, तो वो महिला परेशान होती है। तो देखिए, समस्या दोनों तरफ से है। तो आप अगर अपनी सहमति से अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसके बाद आपकी सहमति जिस दिन खत्म होती है तो वो आपको वहीं उस रिश्ते को वहीं तिलांजलि देकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आप एक मोरल ग्राउंड की बात हुई। लीगल ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो भी लोग बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से उलझ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों पर झूठे रेप के मामले चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो लिव इन रिलेशन में एक साथ रहे हैं, उसके बाद महिला जाती है, रेप के केस झूठा उन पे दर्ज करा देती है, और वो लोग, कई सारे लोग जेल में बंद हैं। उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक छोटी सी एक राहत की खबर, और कई सारे कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में नहीं हो पाता। दूसरा मामला ये बनता है कि कोई ऐसा खटास हो गई, एक ने जाके सुसाइड कर लिया, दूसरा आदमी फंस गया, दूसरा आदमी जेल में है, तो उन लोगों के लिए भी एक राहत की खबर होगी। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ, या किसी के साथ प्रेम संबंध में रहने के साथ, जब आप उस संबंध को छोड़ते हैं किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो, तो आपको, मुझे लगता है कि उस संबंधों को कम से कम एक मोरल ग्राउंड पे भी सोचना चाहिए, और लीगल ग्राउंड पे भी आपको ये सोचना चाहिए कि जिसके साथ आप रहे हैं, आप उसको झूठे मामलों में अगर आप फंसा रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा, आप एक ईश्वर की नजर में एक क्राइम कर रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी की नजर में जो क्राइम होता है, उस क्राइम को तो चलिए कोर्ट्स देखती हैं, और कोर्ट ऐसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो टिप्पणियां करती हैं वो, और आज भी जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर उन ऐसे प्रेमी जोड़ों के लिए है। बिल्कुल, मॉरल और लीगल दो ग्राउंड्स की आपने बात की, लीगल का पक्ष आपने समझाया, लेकिन प्रियंका राणा जी, जब हम मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, क्या इतनी मैच्योरिटी समाज में आई है? केसेस बहुत सारे आते हैं, कोर्ट इस पर टिप्पणियां करता है, समाज में क्या कुछ हो रहा है वो हम देखते हैं। क्या इस तरह की कोर्ट के इस तरह की टिप्पणियों के बाद समाज में चेंज आएगा? और दूसरी बात ये कि क्या इतनी मैच्योरिटी होती है लोगों में? देखिए, समाज में अभी बहुत कुछ चेंज आना बाकी है। काफी हद तक चेंज आया है, लेकिन मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से चेंज हो गया है तो नहीं। अगर आज आप देखें, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था, बहुत सारे दोस्त होते थे, और वो दोस्त फेक फ्रेंड्स नहीं होते थे। जिस तरह से आज सिर्फ एक सोशल नाम पे रह गया है कि बस सिर्फ आपको किटी पार्टीज करनी है या पार्टीज करनी है और सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करनी है, लेकिन जब आप सोशल और इमोशनल बॉन्ड देखते हैं तो वहां पर जीरो होता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तब वो फ्रेंड्स गायब होते हैं, या आप उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं कि हम इस तरह की बातें उनसे शेयर कर सके। तो एक तो वो हो जाता है, दूसरा ये भी हो जाता है कि हमारा जो समाज है आज भी लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके बच्चे अगर बिना शादी के एक साथ रहना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं, तो आज भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही उनको समझने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में उनके भी जेन्युइन कंसर्न होते हैं, उनको लगता है कि शायद उनका जो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं वो सही नहीं है या जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली उनको देखना चाहिए कि अगर बच्चे उस चीज में खुश हैं तो कम से कम एक इंटरेक्शन बना रहे, जिससे कि अगर कभी वो परेशानी में हो या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बता सकें आपको। आपको अपने सारे दरवाजे बंद नहीं कर देने चाहिए उनके लिए।
तो इस तरह की चीजें होते हैं जहाँ लेकिन पर इसी में जब लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो कहीं लड़की या लड़का इस तरह से फील करता है कि अगर हम अब अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे या अब हम सोशली इस चीज को डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी नहीं बनी है या हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। वही बात है, बिल्कुल। इस पर डॉक्टर स्वाति एक टिप्पणी आपकी, क्या एक्सेप्टेंस होती है? अभी तक तो हम इस रिलेशनशिप को, लिव इन रिलेशनशिप को समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया है। एक्सेप्टेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है। एक्सेप्टेंस होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये बहुत एक मॉडर्न चीज है। मुझे लगता है हम लोग एक पिक्चर का डायलॉग है, मुझे वो पिक्चर याद नहीं आ रही है, बट उसमें कहते हैं ना कि अगर गुलदस्ते को धागे से नहीं बांधोगे तो वो गुलदस्ता नहीं बन पाता। तो मुझे लगता है शादी एक धागा है जो उसको कंबाइन करके रहता है। लिव इन रिलेशनशिप में हम इतने ओपन अप हो जाते हैं कि रिजेक्शंस बहुत होते हैं, आदत पड़ जाती है, किसी एक को आदत पड़ती है, किसी एक को रिजेक्शन फील होता है, जिसके कारण बहुत सारी इरिटेबिलिटी होती है, जिसके कारण टिंडर एक साइट है जिसके कारण हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं। फिक्सेशन नहीं आता कहीं पर भी। अगर पेरेंट्स की और सोसाइटी में अगर एक्सेप्टेबिलिटी आज भी नहीं है तो जस्ट बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। नॉट अबाउट ओनली द रिलेशनशिप हार्मफुल, बट इमोशनल हार्मफुल भी बहुत होता है। हम लोग के अंदर अटैचमेंट नहीं हो पाता है, डिटैचमेंट ज्यादा रहता है, एक बदले की भावना रहती है, जिसके कारण प्यार नहीं हो पाता। फैमिली होती है जहाँ पे ऊंच नीच होना, बट एक रहता है ना कि हम भाग नहीं सकते। आजकल जैसे हम देखते हैं डिवोर्स बहुत रहता है, ये चीजें बहुत खराब रहती है। इसलिए रहती है कि कहीं भी एक अटैचमेंट नहीं रहेगी। जैसे आप प्रियंका जी ने बहुत सही बात बोली, अटैचमेंट नहीं है आजकल लोगों में फ्रेंडशिप नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि बस सोशल मीडिया में दिखाना है कि हम सब खुश हैं, बट इंटरनली आप जितने जाओगे उतने ही खराब है। आर्टिफिशियल रिलेशनशिप जिसको हम मुझे कहते हैं। लगता है तो डॉक्टर निशा, कुल मिलाकर डॉक्टर निशा, बात ये है कि रिश्ते जितने सुलझने चाहिए उससे कहीं ज्यादा उलझते जा रहे हैं। चीजें बहुत हैं, हम मुद्दों पे बातचीत करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, फिर भी सोसाइटी एक्सेप्ट कहीं ना कहीं कर रही है कि अगर आप लिव इन में है तब भी उसको एक्सेप्ट, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं चलिए एक हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। लव मैरिजेस को आजकल बहुत, इनफैक्ट इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस, सबको एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन फिर भी उलझने बहुत ज्यादा है। देखिए, दो लोग जब साथ रहते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, और किसी भी कपल को अगर मुझे लगता है कि जिंदगी साथ गुजारनी है तो कम से कम 1.5 ईयर डेट करने की जरूरत है। उसके बाद आपको इंसान का असली चेहरा समझ में आता है। पहले 6 महीने कोई भी रिलेशनशिप हंकी डोरी होता है, जिसमें एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर दोनों अपना बेस्ट फुट प्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डेली लाइफ की चीजों में एक दूसरे के साथ रहते हैं लिव इन में, और आपको समझ में आता है आपको सामने वाले का कौन सा बिहेवियर पसंद है और सामने वाले का कौन से बिहेवियर को आप टॉलरेट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, कौन से को नहीं टॉलरेट कर सकते। तो वहां प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं अगर दो लोग अपनी कंपैटिबिलिटी को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और जिस तरह के आपने केसेस बताए हैं सुसाइडल के, या अगर कोई किसी को मार देता है, तो ऐसे सब केसेस में उन दोनों में झगड़े हो चुके होते हैं जिसमें दूसरा पार्टनर सामने वाले को बुरी तरह से रिजेक्ट कर चुका होता है। उसके बाद भी पार्टनर उस रिश्ते में रहना चाहता है। तो जब आप रहने का चॉइस ले रहे हैं, देन इट इज ए इंटेंशनल रिलेशनशिप जो आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जबरदस्ती किसी के साथ भी रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए आप कितने खुश हैं उस रिश्ते में, वो रिश्ता आपकी ग्रोथ में जिम्मेदार है कि नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कोई भी रिश्ता इस दुनिया में, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, या किसी फैमिली मेंबर का हो, अगर वो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्पफुल हो रहा है तो वो एक्चुअली में निभाने के लायक है। अगर उस रिश्ते के बाद में आकर आपकी ग्रोथ रुक गई है और आप डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने आप में क्वेश्चन है, क्या वो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या वो रिश्ता आपके लिए सही है। कोई भी प्यार, चाहे वो एक तरफा हो या 2 तरफा प्यार हो, वो प्यार आपकी ग्रोथ में आगे बढ़ाएगा। अगर आपकी ग्रोथ को कोई भी इंसान जिंदगी में रोक रहा है तो वो प्यार नहीं है, और वो प्यार सच्चा भी नहीं है। क्योंकि सामने वाला आपकी ग्रोथ और आपकी खुशी चाहेगा, चाहे आप रिश्ते में रहो या ना रहो। और कोई भी अगर वॉकआउट भी करना चाहता है रिलेशनशिप में, तो किसी के सामने मिन्नत मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की सेल्फ वर्थ इतनी होनी चाहिए कि हम उस इंसान के बिना भी उस रिश्ते में आगे बढ़ सके। और रही बात, जब किसी ने दूसरे ने धोखा दे दिया, चाहे वो फॉल्स रेप का केस करवाया हो
या किसी ने चीट किया हो आपको, जी। ऐसे दोनों ही केसेस में अच्छी बात यह है कि आपको उस इंसान का अभी पता चल गया। कल को शादी हो बिल्कुल। जाती तो आपको और मुश्किल आती। बेसिकली तो क्या आपको है ये कि अपने मैच्योरिटी आप में और हेल्दी रिलेशनशिप सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, वक्त की कमी, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।